ये कहानी कुंभ की अभी चल रही थी। तो कुंभ का महोत्सव जो है ये हमारे भारतवर्ष के इतिहास में बहुत ही मायने रखता है। भारत में कुंभ 4 जगह मनाया जाता है और हर 12वें साल ये कुंभ आता है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्व जहाँ गंगा और जमुना मिलती है त्रिवेणी का है। प्रयागराज में 12 साल बाद ये कुंभ होता है जो अब होने जा रहा है। मैं कहानी सुना सकता हूं कुंभ की सन 40-41 की। उस समय मेरी उम्र रही होगी 12-13 साल की। हम लोग प्रतापगढ़ में थे, माता जी के साथ कुंभ जाने का मौका मिला था। और इंतज़ाम किसका था क्या था अब इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुंभ में जो झोपड़ियाँ बनती हैं, हट्स, वो चारों तरफ बनाई जाती हैं। एक तरफ केवल दरवाज़ा रहता है, 3 तरफ कवर्ड रहती है। जिस झोपड़ी में हम लोगों का ठहरने का इंतज़ाम था वो करीब 20 फीट बाई 20 फीट की थी। बालू के ऊपर गंगा जी के किनारे प्यार बिछा दिया जाता था, धान का जो पैरा होता है, और उसके ऊपर फिर बोरे डाल के और वो गद्दा बनता था। उसके ऊपर फिर आप अपना गद्दा वगैरह डाल सकते हैं। कलकत्ते में बुआ जी जो हमारी थी, बब्बू भैया की मदर राम भवानी, तो राम भवानी बुआ जी अपने कुछ लोगों के साथ प्रयागराज कुंभ में आई थी। वहीं हम लोग भी गए थे और वहाँ उनकी रिलेशंस थे, पांडे फैमिली थी। सबसे बुजुर्ग महिला जो थी, शी वॉज राउंड अबाउट 60। और दिद्दा, सब लोग उनको दिद्दा कहते थे, विडो लेडी। उनके साथ उनकी दोनों लड़कियां, लड़का जिसका नाम बनैया था मुझे याद है क्योंकि हमसे वो 2-3 साल बड़े थे। तो हम लोग फिर साहब उस टेंट में, सो कॉल्ड टेंट, उसमें ठहरे। खाना वहीं बनता था। सवेरे सवेरे गंगा जी के स्नान करने जाते थे। साधु संतों के जो प्रवचन होते रहते थे, कंटिन्यूस होते हैं। हर एक साधुओं के कैंप लगे हुए हैं और वहाँ अपना आग जल रही है, लोग उस पर सेक रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है। तो वहाँ तो 24 घंटे सबसे बड़ा सहारा आग का ही रहता है। तो संत महात्माओं के वहाँ प्रवचन होते थे, लोग सुनते थे। चलते हुए रास्ते से जो जाते थे वो भी सुनते जाते थे। और सुबह सुबह तमाशा भी देखने को हम लोग निकल पड़ते थे। सड़कें बनी थी, टेम्पररी रोड्स बनाई जाती थी। सड़क के किनारे खड़े होकर देख रहे हैं और जुलूस की शक्ल में संत महात्माओं की टोली निकलती थी कि अपने वो कैंप से निकले और गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं। तो वो 40-50 साधु जो हैं वो चले जा रहे हैं और इकट्ठे हो जाते थे। वो जहाँ स्नान करते थे वो जगह रिजर्व रहती थी, वहाँ पब्लिक का आदमी नहीं जा पाता था, वो महात्माओं के लिए था। स्नान करके वापस लौटते थे उसी रास्ते से, भगवत भजन गाते जाते, श्लोक पाठ करते हुए चले जा रहे हैं। बड़ा अच्छा दृश्य रहता था। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रहती थी और लोगों की जो उत्सुकता रहती थी वो रहती थे नागा साधुओं को। तो नागा साधु जब निकलते थे तो उस वक़्त बहुत कम लोग उनको दर्शन करते थे। महिलाएं ना के बराबर रहती थीं, लेकिन आदमी दोनों तरफ खड़े हुए हैं और बड़ी ही धार्मिक दृष्टि से उनका दर्शन होता था और वो लोग जाते थे और आते थे। बड़ा अच्छा संयोग रहता था। उस समय एक नई चीज जो हमको देखने को मिली वो ये थी कि हवाई जहाज। तो अब ये तो हमें याद नहीं कि किसने अरेंज किया होगा उस समय, लेकिन एक हवाई जहाज जमुना जी में
करेला बाग के पास, जहाँ जमुना जी की डेप्थ सबसे ज़्यादा है, वहाँ पश्चिम की ओर से आके उतरता था, नदी के किनारे आके उसमें से 5, 7, 10 आदमी उतरते थे और 5, 7, 10 में वो बैठते थे। फिर वहाँ से रवाना होता था, तो ठीक जमुना जी के ऊपर से होता हुआ, जमुना ब्रिज के ऊपर से होता हुआ, किले के बगल से निकलता हुआ, त्रिवेणी में जहाँ स्नान हो रहा है उनको देखता हुआ, और बाईं तरफ मुड़ा और दारागंज होता हुआ गंगा जी के ऊपर से, और फूल ये तुम्हारा प्रयागराज से मुड़ के पूरा एक चक्कर लगा के और फिर वहाँ आके उसी स्थान पर उतरता था। और अब तो खैर उसकी कीमत नहीं बताई जा सकती है, लेकिन उस ज़माने में 5 रुपया लगता था एक आदमी का, और 5 रुपये देने वाले भी वहाँ उस ज़माने में बहुत ही लिमिटेड लोग रहते थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू अफोर्ड 5 रुपीज़। तो वो हम नहीं भूल पाते हैं कि हवाई जहाज़ का पानी में उतरना, पानी से चढ़ना, स्पीड उसकी ज़्यादा तेज़ नहीं रहती थी, स्लो होती थी, और एक चक्कर लगा के वो वापस उतारता था। कितना अच्छा दृश्य लोगों को दिखाई पड़ता होगा, उसका अंदाज हम केवल लगा सकते हैं। कुंभ की भीड़ को मैनेज करने के लिए बड़ी तैयारी और दिक्कत भी होती होगी, कुछ एक्सीडेंट। कुंभ को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरा यूपी एडमिनिस्ट्रेशन 6 महीने पहले से तैयारी करता है। वहाँ की सड़कें नई बनाई जाती हैं, खासतौर से त्रिवेणी जी का जो स्थान बालू वाला है, वहाँ तो सड़क बन नहीं सकती है, तो वहाँ सड़क बनाने के अलग तरीके रहते हैं। नीचे लोहे का जाल बिछाया जाता है और उस लोहे के जाल के ऊपर से गाड़ियाँ निकलती हैं, क्योंकि बालू में तो पहिए धंस जाएंगे। और हमारा ये ख्याल है कि वो एरिया जहाँ बालू है और जहाँ लोग ठहरते हैं और जो स्नान करने का स्थान त्रिवेणी का है, वो करीब करीब 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर का स्थान है। पहले तो खैर इतना नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में वहाँ सड़कें नई बनती हैं, सड़कों के किनारे खंभे लगते हैं, उसमें लाइट्स लगती हैं, लाउड स्पीकर्स लगते हैं, सीसी कैमराज वगैरह अब लगने लग गए हैं। ये सारा इंतजाम पुलिस को होता है। और उस स्थान में जो हमने बताया, उसमें कम से कम 5-6 पुलिस स्टेशंस रहते हैं। हर पुलिस स्टेशंस में पूरी फोर्स रखी जाती है, और ट्रैफिक का इंतजाम, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, अगर कहीं से भीड़ आ रही है या ज़्यादा हो रहा है तो फ़ौरन पुलिस का काम है कि उसको डाइवर्ट किया जाए। पुलिस की पहरा देने के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे टावर्स बनाए जाते हैं। टावर्स के ऊपर से बाकायदा वो डायरेक्शंस होते हैं, भीड़ कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है, किधर ले जाना है या किधर डाइवर्ट करना है। तो ये सारा इंतज़ाम पुलिस का रहता है बड़ा अलग। और इंतज़ाम वहाँ का अब तो बहुत ही इम्प्रूव हो गया है, और उसका मुख्य कारण था सन 51-52-53 में जो कुंभ हुआ था, उसमें भगदड़ हो गई थी, और उस भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। कितने लोग मरे थे उसका कोई अंदाज नहीं है। उसके बाद से फिर हमको याद है कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसने 6 महीने पूरी उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करके और बना के और बुक फॉर्म में वो पब्लिश की गई थी रिपोर्ट, एंड दैट वाज ओनली ए सीक्रेट रिपोर्ट फॉर द पुलिस पर्पज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस रिपोर्ट के बाद फिर उसी के और इम्प्रूवमेंट होता चला गया। 12 साल में कुंभ होता है इलाहाबाद का, बड़ा मशहूर स्थान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब करोड़ों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, लिहाजा नदी दो तरफ जो है गंगा और जमुना, दोनों के दूसरी तरफ भी जहाँ बालू है वहाँ भी कैंप लगने शुरू हो गए हैं।
तो जो गंगा के किनारे का कैंप होता है, तारागंज के अपोजिट पुल के उस पार, वो झूसी एक जगह है। झूसी अब तो वहाँ काफ़ी बड़ी कॉलोनी वगैरह बन गई है, परमानेंट वहाँ चीज़ें बन गई हैं, लेकिन वहाँ भी इस तरीके के टेंट्स लगते हैं जिसमें बाहर से आए हुए लोग ठहरते हैं। ये करीब जो गैदरिंग होती है कुंभ की, करीब 5 हफ्ते की होती है। वसंत पंचमी 14 जनवरी से स्टार्ट होती है और इसके बाद ये करीब करीब 10 मार्च तक जाएगी। इसी तरीके से जमुना जी के किनारे दूसरी तरफ, एक तरफ त्रिवेणी और जमुना जी को क्रॉस करिए तो अरेल गांव का नाम है, अरेल पार कहलाता है, रेल पार। तो वहाँ टेंट लगते हैं और काफ़ी बड़ा स्थान है। वहाँ भी 10-5 लाख आदमियों के ठहरने का इंतज़ाम होता है। वहाँ जाने वाले व्यक्ति जो हैं वो नैनी से जाते हैं, उनको इलाहाबाद जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बाहर गए, वहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएं इतनी रहती हैं कि हर आदमी सुबह से शाम तक स्नान करना, पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के प्रवचन सुनना, बड़े बड़े जो वहाँ लोग आते हैं उनके प्रवचन होते हैं, उसमें लोगों के तरफ, और एक वातावरण एक अलग किस्म का हो जाता है। और उस वातावरण का आनंद लेने के लिए 1 महीना वहाँ रहने के लिए हर व्यक्ति के पास समय नहीं होता है। अधिकांश बुजुर्ग लोग, रिटायर्ड लोग, सर्विस वाले वही अफोर्ड कर सकते हैं कि वहाँ जो 30 दिन जाके रहें, 1 महीना पूरा, और उसको कल्पवास कहा जाता है। तो कल्पवास करना जो है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है कि गंगा जी के किनारे रह के वहाँ वहीं खाएंगे पिएंगे। और सबसे बढ़िया सर्दी भी उसी मौसम में पड़ती है। उस सर्दी का भी जो आनंद वहाँ है वो एक अलग है कि बर्फ भर नहीं गिरती है, बाकी सब तरह से सर्दी लगती है। दिन भर 24 घंटे आदमी जो है ठिठुरता रहता है और आग में सेकता रहता है अपने शरीर को। जगह जगह आग जलती है, जगह जगह उसका प्रबंध सरकार की तरफ से भी होता है। और इसके लिए सरकार अब तो इंतजाम करने लग गई है कि वहाँ त्रिवेणी तक जाने के लिए रेलवे लाइन बिछ गई है, जहाँ नया स्टेशन खोला जाता है और बाहर से आने वाला आदमी वहाँ तक पहुँच सके। और इलाहाबाद के जो निवासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले आदमी हैं, शायद ही कोई ऐसा घर बचता हो जिसके यहाँ मेहमान या दोस्त ना आते हो। हम लोगों के यहाँ 70 लोग आए थे, 70, और हम लोगों ने खाना बनाया था, सोचो।